नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। विशेष रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में की गई चर्चा से संबंधित कुछ विषयों पर बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव की चर्चा की और इस महोत्सव के बहाने उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपने जनजातीय समुदाय के योगदान का भी प्रमुखता से उल्लेख किया। आज़ादी में उनके योगदान को देखते हुए देश ने जनजातीय गौरव सप्ताह अभी हाल ही में मनाया है और इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही की गई थी और उनके आह्वान पर देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग सभी राज्यों में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया गया, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में जनजातीय समुदाय के भी बहुत महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और बहुत सक्रिय भूमिका अदा की है अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में। तो इसलिए उनके गौरवगान करना या फिर उनके महत्व को अब वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के सामने रखना, यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो यह आह्वान किया था, वास्तव में मेरे अनुसार बहुत प्रासंगिक था। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे जैसे जनजातीय समुदाय के लोगों ने भी अपनी संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया और यहीं से आज की इस वीडियो का जो विषय है वही मिल जाता है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे जो दो ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। यानी 1901 से लेकर अब तक अगर आप इन समुदायों की हालात को देखेंगे तो काफ़ी गिरावट आई है। हालांकि अब वर्तमान केंद्र सरकार ने इसको लेकर बहुत संजीदगी दिखाई है, संवेदनशीलता दिखाई है और उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम भी शुरू किए हैं इस जनजाति के संरक्षण की दृष्टि से। तो बहरहाल पहले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम आपको उस स्थान की जानकारी, एक आउटलुक देना चाहते हैं जहां ये जनजातियां पाई जाती हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्योंकि अपने मन की बात में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की चर्चा की है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ही वो जगह है जहां ये दो जनजातियों के समुदाय पाए जाते हैं और अभी भी बहुत थोड़ी संख्या में ये समुदाय है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस क्षेत्र को ANN द्वीप समूह या अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है या ANI के रूप में भी जाना जाता है। यह हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में इंडोनेशिया और थाईलैंड के निकट स्थित है। यानी इससे नज़दीक जो दूसरे देश हैं इंडोनेशिया और थाईलैंड है। इसमें दो द्वीप समूह शामिल है, पहला अंडमान द्वीप समूह और दूसरा निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान सागर को हिंद महासागर से पूर्व में अलग करता है। इन दो समूहों को 10 डिग्री उत्तर समानांतर इस अक्षांश के उत्तर में स्थित अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वारा अलग किया जाता है। इस क्षेत्र की राजधानी पोर्ट ब्लेयर शहर है, जिस नाम से आप पहले से भी परिचित अवश्य होंगे और आप में से भी बहुत सारे लोग कई बार पर्यटन की दृष्टि से अंडमान निकोबार गए भी होंगे और वहां जाकर आपने वहां की प्राकृतिक खूबसूरती को भी देखा होगा और ख़ासकर अंग्रेज़ के ज़माने में यह काला पानी के नाम से बेहद फेमस था, जहां का जो सेलुलर जेल है, अगर आप वहां गए होंगे तो आपने सेलुलर जेल भी अवश्य देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता
आंदोलन के जो हमारे सेनानी थे, उन लोगों को कैसे वहाँ यातनाएं दी जाती थी और कैसे काले पानी की सज़ा उनको दी जाती थी वहाँ, जिससे कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में दोबारा शामिल न हों। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनको काले पानी की सज़ा दी गई थी और बाद में वहाँ से जब छूटे फिर वो आंदोलन में शामिल हुए और सक्रिय भूमिका अदा करते रहे। तो इस क्षेत्र में 836 द्वीप रॉकी आउटक्रॉप हैं, जिनमें से केवल 38 ही स्थायी रूप से बसे हुए हैं। यानी इनमें से बहुत सारे द्वीप जो हैं वो समुद्र में कई बार फिर लुप्त हो जाते हैं और फिर समय आने पर वो फिर बाहर निकल आते हैं। तो इसीलिए जो हमने आपको बताया कि इनमें से 836 में से केवल 38 ही ऐसे द्वीप हैं जो स्थायी रूप से बसे हुए हैं, जिनका अस्तित्व हमेशा लगातार बना रहता है। छोटे निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं, जिनमें से 10 बसे हुए शामिल हैं। अंडमान और निकोबार का एक चैनल द्वारा लगभग 150 किलोमीटर ये चौड़ा है जो चैनल है। भारत की सबसे हालिया यानी 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या केवल 3,79,944 है, यानी 3,79,944 थी अगर आप 2011 की बात करें। और फिर अब नई जो जनगणना के अनुसार फिर जो नए आंकड़े आएंगे उसके अनुसार कुछ हो सकता है। तो और लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि इनमें से जो इनकी साक्षरता दर है वो 86.27% है, यानी इतने परसेंट लोग वहाँ साक्षर हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 6,408 वर्ग किलोमीटर है और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल लगभग 1,841 वर्ग किलोमीटर है। हिंदी, और अगर मैं यहाँ की भाषा की बात करूँ कि वो कौन सी भाषा है जो अंडमान निकोबार में प्रमुखता से बोली जाती है, तो आपको यह जानकर संभवतः आश्चर्य होगा कि हिंदी और अंग्रेजी द्वीपों की यानी इन द्वीपों की जो भी द्वीप यहाँ स्थायी तौर पर बसे हुए हैं उसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, बंगाली प्रमुख रूप से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली भाषा यहाँ सबसे अधिक बोली जाती है, जिसमें 26% आबादी यहाँ की बंगाली भाषा बोलती है। भारत की अगर 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो इन द्वीपों में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाओं में से हिंदी 18.23% है, तमिल बोलने वाले लोग 17.68% हैं और तेलुगु बोलने वाले लोग 12.8% हैं। यहाँ मलयालम भाषा बोलने वाले भी लोग हैं जिनका प्रतिशत 8.11 है और जो निकोबारी भाषा यहाँ की लोकल भाषा है, निकोबारी भाषा है, वो लगभग 8.05% ऐसे लोग यहाँ हैं। और यहाँ और भी कई छोटी छोटी ऐसे समूह हैं जो कुछ अलग प्रकार की भाषा भी बोलते हैं, जो जनजातीय भाषा भी बोलते हैं। तो अन्य छोटी बोली जाने वाली भाषाएं यहाँ कुरुख, उरांव, मुंडा और खारिया है। ऐसी जनजातीय कुछ भाषाएं आपको झारखंड और दूसरे अन्य प्रदेशों में भी जनजातीय समूहों में भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो अंडमान में क्रियोल हिंदी जो है वो अंडमान में एक व्यापारिक भाषा के रूप में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जानकारी थी जो बेसिक मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में दी, क्योंकि इसमें आवश्यक था कि जब हम ओंगे और जरावा ट्राइब्स की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ बसते हैं और वो कौन सा प्रदेश है, क्या स्थिति है, उनकी भौगोलिक क्या स्थिति है, उसके बारे में एक बेसिक जानकारी हमने आपको देने की आवश्यकता महसूस की और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य ये पसंद आएगा। अब हम बात करते हैं ओंगे ट्राइब्स की, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आज बहुत प्रमुखता से किया है और उनके जीवंत जो उनकी अपनी जो उनकी शैली है, जो उनका जीवन है, जो उनकी संस्कृति है, उसका प्रदर्शन इस जनजातीय गौरव सप्ताह में किया गया है उनकी द्वारा।
तो ओंगे भारत की सबसे आदिम जनजातियों में से एक है, सबसे पुरानी। आदिम का मतलब बहुत पुराना, यानी अनादिकाल से। जब उसका अस्तित्व बहुत खोजने से भी आपको संभवतः नहीं मिल सकता है। हालांकि बाद के रिसर्च पेपर में कुछ जानकारियां सामने आई हैं, लेकिन वो भी बहुत फुल प्रूफ नहीं कही जा सकती, उसके बहुत सारे प्रमाण नहीं मिल पाते हैं। तो ओंगे भारत की सबसे आदिम जनजातियों में से एक है। वे नेग्रिटो नस्लीय स्टॉक से संबंधित हैं। उन्हें लिटिल अंडमान द्वीप में डुंगोक क्रीक में आरक्षण के लिए हटा दिया गया है, यानी अब उसे अंडमान द्वीप में जो डुंगोक क्रीक है वहाँ उनका वो क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है कि जहाँ दूसरे बाहर के लोग वहाँ नहीं जा सकें। उस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर दिया गया है उनके लिए। तो ओंगे अर्ध घुमंतु जनजाति है, यानी अर्ध घुमंतु जनजाति का मतलब ये घूमते भी हैं, लेकिन वो अपने ही उसी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र से बाहर जाना ये पसंद नहीं करते हैं और पूरी तरह से प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोजन पर ही निर्भर है। ये हमारे आपके तरह अपने लिए भोजन पैदा नहीं करते, या आर्टिफिशियल या मॉडर्न या जो कुछ भी आप आज के अपने भोजन में बदलाव आप देख रहे हैं, उस प्रकार के भोजन ये करना पसंद नहीं करते। पूरी तरह जो जंगलों में जो वो इलाके उनके हैं, वहाँ जो प्राकृतिक तौर पर जो इनको मिलते हैं उन्हीं चीज़ों का ये सेवन करते हैं, वही भोजन कर और ये अपना जीवन बसर करते हैं। तो उन्होंने अब बाहरी लोगों के साथ अपना संबंध बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर्यटक इतने ज़्यादा जाने लगे हैं और ख़ास करके जो सफारी रोड वहाँ से बनाए गए हैं, तो इस कारण से लोग वहाँ रुकते हैं, इनको देखकर इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनकी फ़ोटोग्राफी करने लगते हैं। तो इसके कारण से अब इस जनजातीय समुदाय से बाहर से जाने वाले लोगों का संबंध भी बनना शुरू हो गया है, जो कि इनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इसका अब बुरा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनसे दोस्ती करने का प्रयास तो सफल साबित हुआ। हालांकि उनकी भाषा, वो हमारी भाषा ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि लोग उनके साथ, जब पर्यटक उनके साथ जाके मिलने घुलने लगे हैं, तो उसमें से थोड़ी समझ बढ़ने लगी है, तो वो आपस में अब दोस्ती भी करने लगे हैं। उनके प्रशासन द्वारा अब पक्के मकान, भोजन, कपड़े, दवा ये सब भी उपलब्ध कराए जाने लगे हैं और वो अब एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले वो इन चीज़ों को देखकर हेजिटेट करते थे, हिचकिचाते थे और वो लोगों से मिलना जुलना पसंद, आम लोगों से मिलना जुलना, बाहर के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे और ना ही सरकारी कोई सुविधाएं वो लेना पसंद करते थे। लेकिन क्योंकि इस जनजाति की संख्या बहुत कम हो चुकी है, तो इसको अब संरक्षित करना, इसको बचाए रखना, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए अब पर्यटकों को भी इस तरह की गतिविधियों से रोका जा रहा है। अब अगर इसके खाने की बात करें, तो ये जो ओंगे जनजाति है, ये कछुआ खाना पसंद करते हैं समुद्र से, क्योंकि समुद्र के तट के आसपास हैं, तो वो समुद्र से कछुआ निकालते हैं और वो भोजन करते हैं। मछली खाना पसंद करते हैं, जड़ जो पौधों के होते हैं, और ख़ासकर अगर उस जंगलों में जो कटहल होते हैं, कटहल खाना ये पसंद करते हैं। तो ये प्रमुख उनके भोजन हैं और उनमें जो कलात्मकता है, कुछ पुराना परंपरागत उस प्रकार की कलात्मकता उनमें मौजूद होती है। बहुत ऐसे शिल्प उन्होंने विकसित किए हैं जो हमारे आपके लिए एक एंटिक पीस हो सकते हैं, एंटिक आर्ट हो सकते हैं। तो ये जो ओंगे हैं, ये डोंगी बनाते हैं। डोंगी वहाँ बड़ा फेमस है और बहुत एंटिक, बहुत सुंदर लगता है। व्यक्ति वहाँ से, अब पर्यटक जो भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ से अवश्य ये खरीद कर लाते हैं और अब मार्केट में वहाँ उपलब्धि है। तो ओंगे के जो डुंगोंग क्रीक बस्ती में अब इनके लिए एक प्राथमिक विद्यालय भी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है और धीरे धीरे इस परिवारों को, जो इनके बच्चे हैं, उसको उस स्कूल में लाने की कोशिश की जा रही है और अब ये अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजने के लिए तैयार भी हो रही हैं। तो इस जनजाति की जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो एकदम स्थिर है। ये बहुत चिंता का विषय है और वर्तमान में केवल 94 है। ये शॉकिंग है, ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि इस ओंगे जनजाति की जो जनसंख्या है अभी वर्तमान में केवल 94 है पूरे देश में। और पूरे देश में केवल, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ये बसते हैं, तो वहीं केवल इनकी जनसंख्या 94 है
और यही सबसे बड़ी समस्या है कि क्योंकि इसका अगर आप इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे तो ये 18वीं सदी से ही ओंगे जनजाति की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसकी चर्चा की है, लेकिन उससे पहले माना यह जाता है कि आदिम जनजाति है कि जब से आदिम मानव का विकास आप पढ़ते हैं या जानते हैं, देखते हैं, तो उस आदिम मानव के विकास के समय से ही ये जनजाति उपलब्ध है। और लेकिन इनको सबसे अधिक खतरा तब पहुंचाया गया जब औपनिवेशिक जब राज्य हुआ, यानी कि जब भारत गुलाम हुआ, जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ और अंग्रेज़ों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी अपना कब्जा किया और उसको अपने मतलब से उसका दुरुपयोग करना शुरू किया उस स्थानों का, तो वो उसके बाद से इस जनजाति की संख्या लगातार घटती चली गई, इसके साथ अन्याय होता चला गया। यानी अगर आप आंकड़े की बात करूं तो 1901 में इसकी संख्या 672 के आसपास थी, 672 थी इस जनजाति के लोगों की संख्या, और जो घट करके 1901 में, उससे पहले और 1901 में लगभग 100 तक आ गई, काफ़ी नीचे आ गई। यानी ओंगे की आबादी की संख्या अब इतनी लगातार घटती चली गई, लगातार घटती चली गई। अब ओंगे की आबादी में गिरावट का एक प्रमुख कारण, जो पहले भी मैंने जिक्र किया, कि बाहरी दुनिया के साथ जो उनके संपर्क हुए वो एक बड़ा कारण है। दूसरा, उनके भोजन की आदतों में बदलाव आने लगा, तो वो भी उनके स्वास्थ्य को काफ़ी बुरी तरह प्रभावित करने वाला कारण बन गया, क्योंकि बाहर के लोग जब जाने लगे तो वो उनको ऑफ़र करने लगे बाहर के भोजन, इससे उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। और एक बार तो बल्कि उन्होंने शराब के रूप में उन्होंने कुछ मीथेन जैसे कुछ ऐसे रासायनिक चीज़ों को पी लिया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक ऐसे ओंगे जाति के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, और उसको फिर तत्काल सरकार की ओर से चिकित्सा मुहैया कराया गया। कुछ लोग उसमें से फिर बच भी पाए और उनका स्वास्थ्य ठीक भी हो पाया। आश्चर्यजनक बात है कि इस जनजाति में जो शिशु और बाल मृत्यु दर है वो 40% है, अभी भी 40% है शिशु और बाल मृत्यु दर। ओंगे का शुद्ध जो प्रजनन सूचकांक है, यानी जो रिप्रोडक्शन का जो सूचकांक है इनका प्रतिशत है, वो केवल 0.91% है। आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें जो बच्चे जनने की का जो प्रतिशत है वो कितना कम है। तो यही एक बड़ा कारण है कि जो इनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही है। और जबकि ग्रेट अंडमानी के बीच में इसका जो शुद्ध प्रजनन सूचकांक है 1.40% है। इसकी जनसंख्या आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1901 में 67 थे ओंगे जाति के लोग, 1911 में 631 हो गए, 1921 में ये 346 हो गए, 1931 में 250 हो गए केवल, और 1951 में 150 हो गए, और अब हमने आपको जानकारी दी कि वर्तमान में ओनली 94 है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि पिछली सरकारों ने या पहले की सरकारों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर फोकस नहीं किया, इस प्रकार की जनजातियों को संरक्षण देने की कोशिश नहीं की, इसके वेलफेयर की दृष्टि से कुछ खास ऐसे कदम नहीं उठाए गए, कोई ऐसी नीतियां वहां निर्धारित नहीं की जिससे इस तरह की प्रजातियों को बचाया जा सके, जो हमारी एक मानव संपत्ति है, संसाधन है, जिसको कि हम अपनी एक संस्कृति के तौर पर भी उनको संरक्षित कर सकते थे। लेकिन उस दिशा में काम नहीं हुआ, काफ़ी, अगर हुआ भी तो काफ़ी कम हुआ, जिसका कारण है कि आज उनकी संख्या केवल 94 है। तो ओंगे जो हैं वो एंगे भाषा बोलते हैं, तो इनकी भाषा अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी है, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं। तो अब इनकी चाल ढाल, इनकी संस्कृति, इनकी भाषा धीरे धीरे लोग अब समझने लगे हैं और उस पर काफ़ी काम हो रहा है। सरकार उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने लगी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जारावाज जनजातीय समूह की। जारावा भारत में अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासी हैं। वे दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में रहते हैं। 1990 के दशक के बाद से जारावा समूह और बाहरी लोगों के बीच में संपर्क लगातार बढ़ता गया। 2000 के दशक तक कुछ जारावा बस्तियों में नियमित आगंतुक बन गए,
यानी पर्यटक बाहर से जाने आने लगे उनके पास, जहाँ वे व्यापार करते थे, पर्यटकों के साथ बातचीत भी करते थे और उनसे जो चिकित्सा सहायता है, मेडिकल जो असिस्टेंस है, वो भी उनसे वो एक्सेप्ट करने लगे, लेने लगे। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी वो स्कूल भेजने लगे। इतना ज़्यादा वो मिक्सअप धीरे धीरे बाहर के लोगों से हो गए। यह अनुमान लगाया जाता है कि वे अंडमान द्वीप समूह में 2 सहस्त्राब्दियों से 2 मिलियंस वर्ष पहले से, यानी 2 सहस्त्राब्दियों से भी अधिक समय से है। हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण नहीं कहे जा सकते, लेकिन इन्हें भी आदिम जमाने की ही जनजाति कही जाती है, आदिम जनजाति कही जाती है इन्हें भी। तो जारवा क्षेत्र की 3 जीवित जनजातियों में से एक है, जो अंडमान में 3 जनजातियां हैं, उनमें से एक ये है। जारावाओं का पारंपरिक जो भोजन है वो शिकारी प्रवृत्ति के ये रहे हैं, ये मछुआरे के रूप में रहे हैं और ये भी जंगलों में पाए जाने वाले फलों पर अपना जीवन आधारित रखते हैं। साथ ही समुद्र में पाए जाने वाले जो जानवर हैं उसको भी मार कर ये खाते हैं, उसका भी शिकार करते हैं और जंगलों में जो जानवर पाए जाते हैं उसका भी ये शिकार करते रहे हैं, ऐसा इनका इतिहास बताता है। और ख़ास करके ये योद्धा प्रवृत्ति, लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, संघर्षशील प्रवृत्ति के होते हैं और ये अपनी सीमा में किसी दूसरे को प्रवेश करने देना पसंद नहीं करते हैं। तो इन्होंने लगभग अपनी एक सीमा का डिमार्केशन अपने मन से किया हुआ था और अपने क्षेत्र में बिल्कुल अडिग रक्षक के रूप में ये अपनी पूरी प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखते हैं और उसमें प्रवेश नहीं करने देना चाहते। तो इस प्रजाति की संख्या भी लगातार घटती चली गई और बीमारी इस कदर इन्फेक्शन इसमें फैलने लगी बाहर के लोगों से, जिसके कारण से इनकी संख्या भी लगातार घटती चली गई। तो बीमारी के जोखिम के कारण बाहरी लोगों के साथ जो इनकी बैठकें होने लगी, मेल जोल होने लगा, विशेष रूप से पर्यटकों के साथ, जारावाओं के लिए बेहद खतरनाक वो बन गया। इन जोखिमों के बावजूद जारावाओं ने तेज़ी से एक सक्रिय भूमिका ग्रहण की, यानी ये बहुत एडॉप्टिव हो गए, बहुत जल्दी, बड़ी तेज़ गति से किसी चीज़ को ये एडॉप्ट करने लगे हैं। यानी कि बसी हुई आबादी के बारे में अधिक जानना इनकी रुचि बनने लगी कि भाई जो लोग बस कर रहते हैं, स्थायी तौर पे कहीं रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा, खान पान कैसा, उनके व्यापार, उनकी गतिविधियां कैसी चलती हैं। तो इन सब पे काफ़ी इसकी रुचि बढ़ने लगी और ये अब बाहर के लोगों के साथ व्यापार भी करने लगी, उस प्रकार का अवसर भी ढूंढने लगे। तो संरक्षित लोगों के रूप में अपनी विशेष स्थिति के बारे में भी खुद ये जानने की कोशिश करने लगे कि भाई मेरे लिए सरकार ने अभी क्या योजना बना रखी है, क्या लॉन्च किया है, क्या नीति है, इसके बारे में भी अब ये खोजबीन करने लगे हैं, इतना ये सक्रिय हो गए हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में जारावास ने अन्य भाषाएं भी सीख ली, क्योंकि लोगों के साथ मिलना जुलना होने लगा। सांकेतिक तौर पर धीरे धीरे ये उन भाषाओं को भी सीखने लगे और अपने व्यापार भी धीरे धीरे बाहर आकर अब करने लगे हैं। तो इन्होंने अन्य भाषाएं भी सीखी, मेडिकल असिस्टेंस भी लेना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल में भी आने लगे और अब ये यहाँ तक होशियार हो गए, सतर्क हो गए हैं कि जब कोई पर्यटक इनकी फ़ोटो खींचने लगते हैं तो उसके बदले में ये पैसे उनसे मांगते हैं, अन्यथा ये फ़ोटो खींचने से मना कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी फ़ोटो का कितना इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, जेनेटिक इम्पोर्टेंस है इसका और टूरिज्म इम्पोर्टेंस भी इसका है। तो इस चीज़ की जानकारी अब धीरे धीरे इनको समझ में आने लगी। ये एक खानाबदोश जाति है और स्थानिक जंगली सूअरों का शिकार ये करते हैं, छिपकलियाँ खाते हैं, धनुष और तीरों के साथ ये अपने जो खाद्य जानवर हैं खास करके जिसका ये शिकार करते हैं, ये किसी दूसरे और को नहीं मारने देती, उसकी बड़ी निगरानी करते हैं बड़ी संजीदगी के साथ। और उन्होंने अब हाल ही में अपने साथ अपने एक कुत्तों को भी शिकार में मदद करने के लिए रखना शुरू कर दिया, जैसा कि ओंगे और दूसरे अंडमानी जनजाति करते हैं। और अब इनकी भी संख्या बहुत कम हो चुकी है, कुल 341 है इनकी अनुमानित जो आबादी है जारवा जनजाति की,
ओनली 341 है। ये शॉकिंग है और चिंता का विषय है सरकार के लिए भी और मानव जाति के लिए भी ये चिंता का विषय होना चाहिए। उन पर्यटकों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए जो वहाँ जाते हैं, इनसे मिलते हैं और इनके साथ वो मेल जोल बढ़ा रहे हैं और अपनी बीमारियाँ इन तक पहुँचा रहे हैं, अपनी खराबियाँ इन तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सीधे सच्चे लोग हुआ करते थे। लेकिन पर्यटकों ने इनके साथ मेल जोल बढ़ाकर अब इनमें खराबी लानी शुरू कर दी है, जिसका खामियाजा इस प्रजाति को, इस जनजाति को अब भुगतना पड़ रहा है। और ये दक्षिण मध्य अंडमान द्वीप समूह में के पश्चिमी तटों पर निवास करते हैं। ये ट्राइब शिकार और सभा का अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी अपनी सभा, कोई पंचायत होगी, कोई बात होगी तो आपस में बैठ कर के ही अपना ये निराकरण करते हैं, यानी अपनी पंचायत करते हैं। अब भारत सरकार गृह मंत्रालय की ओर से इन जनजातीय मामलों के मंत्रालय और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को इस प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए कहा गया और वो कई योजनाएं अब चलाई भी जा रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सिफारिशें भी अब वहाँ लागू की जा रही हैं, इनको संरक्षित करने के लिए, इसको बचाने के लिए और इनकी जो मतलब रिप्रोड्यूस है, जो इनके प्रजनन हैं, उसकी क्षमता को भी बढ़ाने की दृष्टि से, जिससे इनकी संख्या बढ़े, घटे नहीं। और क्योंकि अभी स्थिर है अब सरकार के प्रयासों के कारण से, तो अब इनकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अंडमान द्वीप की जारावा जनजाति के लिए एक नीति भी बनाई गई है और उस नीति पर अब सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। दिसंबर 2004 में इस नीति को अधिसूचित किया गया है, जिस पर अब काम शुरू हो गया है और सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। ये क्या खाते हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बड़ी कौतूहल होता है कि ये जीते कैसे हैं, कैसे इनकी जीविका चलती है। तो ये जंगली सुअर, कछुआ, शहद और मछली आदि जो वन आधारित पारंपरिक भोजन है वही ये खाते हैं। इन्हें ये भोजन मिलता रहे, इसके लिए समृद्ध संसाधन को सुनिश्चित करने के लिए अब जारावा आरक्षित क्षेत्र को 847 से बढ़ाकर 1028 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। पहले इसका आरक्षित क्षेत्र 847 वर्ग किलोमीटर था और अब इसके क्षेत्र को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, जिससे कि इनका जो पारंपरिक भोजन है, जो प्राकृतिक भोजन है, जो कि ये सैकड़ों वर्षों से जिस भोजन के आधार पर ये जीवित रहे हैं और ये आगे बढ़ते रहे, इनका शरीर जिस भोजन के लिए आदी हो चुका है, तो उस प्रकार के भोजन इनको मिलते रहें, वैसे शिकार ये करते रहें। तो इसीलिए उसके जो आरक्षित क्षेत्र है उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने ये एक अच्छी कोशिश की है और हाई टाइड लाइन से 5 किलोमीटर तक तटीय जल को आदिवासी रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। विशिष्ट समुद्री संसाधन इसे करार दिया गया है। तो इस कारण से अब लोगों की आवाजाही पर भी अब अंकुश लगाया जा रहा है सरकार की ओर से कि इससे बाहर के पर्यटक इसके साथ ज़्यादा मेल जोल न बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ इंडियन ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, बड़े पैमाने पर आते हैं। तो उनका कौतूहल बहुत ज़्यादा होता है इनको देखना, इनकी फ़ोटोग्राफी करना, इनसे बात करना, इनको समझना, इनकी संस्कृति के बारे में जानना, इनकी भाषा को समझना, इनके जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना, जो इनके अपने कुछ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है उसको समझना। तो इन चीज़ों के प्रति जो रिसर्च करने वाले पर्यटक वहाँ आते हैं खास करके, वो बहुत ज़्यादा इनको खोजबीन करते हैं, वो उनसे संपर्क में आते हैं और वही इनको इन्फेक्शन दे जाते हैं, जिसके कारण से इनको बहुत नुकसान होता है। लेकिन अब सरकार ने इनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो तुसानाबाद है, कदमतला और जीबी में विशेष वार्ड इनके लिए घोषित कर दिया गया है और ऐसे अस्पतालों में पोर्ट ब्लेयर में खास करके इनके लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जहाँ की बाहर के जो आगंतुक या बाहर के जो रोगी आते हैं, सामान्य रोगी, दूसरे रोगी या पर्यटक जो आते हैं, उसका इनसे कोई तालमेल नहीं हो, इनसे बातचीत नहीं हो। तो इसलिए उस वार्ड को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है, जिससे कि ये अपनी जो चीज़ें हैं उसको पूरा संरक्षित रख पाएँ और इनमें किसी दूसरे की चीज़ इंजेक्ट नहीं हो। जो इनकी परंपरागत वास्तविकता है, जो इनका वास्तविक स्वरूप है, वो बरकरार रहे। तो ऐसे वार्डों को आदिवासी आरक्षित घोषित कर दिया गया है, जिससे कि गैर आदिवासियों को उनके साथ बातचीत करने से रोका जा सके। इन केंद्रों पर जारवा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जारवा रिजर्व के
चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में बफर जोन भी अधिसूचित कर दिया गया है, वह अनाउंस कर दिया गया है कि उसके अलावा जो और 5 किलोमीटर के दायरे में बफर जोन है उसमें भी कोई नहीं जाएगा, वो भी उनके लिए ही संरक्षित है, कि जिससे कि बड़े पैमाने पर जो पर्यटन है या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जो अनजाने वो लक्ष्य बनते हैं तो उसको पहले ही रोक दिया जाए, उसकी सीमा में जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें इसको न जाने दिया जाए पर्यटकों को। तो बहरहाल आज के इस वीडियो में यही इस खास पेशकश में हमने आपको जो 2 प्रजातियां थी, ये जरावा और दूसरी जो प्रजातियां थी इसमें अंडमान में पाई जाने वाली, उसके बारे में हमने आपको बताया और आपको जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। ओंगे और जरावा ये 2 ऐसी जनजाति हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, जिनकी संख्या बहुत कम होती चली जा रही है और उसके लिए हम पर्यटक जिम्मेदार हैं, हम बाहर के लोग जिम्मेदार हैं जो अपना इन्फेक्शन जाकर उनको देते हैं, उनसे मेल जोल बढ़ाते हैं अपने मतलब के लिए। तो इसीलिए इससे हमें बचना चाहिए और इनके संरक्षण के लिए हो सके तो बहुत सारे ऐसे NGOs इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी काम कर रहे हैं इनकी इस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसके प्रजनन की क्षमता को और मजबूत करने की दृष्टि से, उसे इंक्रीज करने की दृष्टि से। तो अगर हो सके तो इसमें आप सभी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़कर, इस प्रकार के NGOs से जुड़कर फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इन 2 प्रजातियों के बारे में एक बेसिक जानकारी मिलेगी और इसके बारे में हमारी आपकी समझ भी बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।